हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्विता द्विवेदी टारगेट फॉर आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी काफ़ी टाइम से कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोस आपको चाहिए थे, तो हम आपके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं। और इसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज अ सब्जेक्ट कवर करेंगे, यानी कि जो भी इंटरनेशनल लॉ है, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आते हैं या मतलब टॉपिक्स आते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो आज हम पहले यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो वो है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, सॉरी। और इसके बारे में इसके कई सारे ऑर्गन्स हैं, और इसकी और भी इससे रिलेटेड कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, तो वो सब हम धीरे धीरे वन बाय वन वीडियो उसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन से कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ और कैसे ये स्टार्ट हुआ। तो देखिए, इंटरने जो यूनाइटेड नेशंस है ना, वो स्टार्ट हुआ था, जो सबसे पहले जो बना था ना, सबसे पहले एक संस्था बनी थी जब वर्ल्ड वॉर हुई। तो ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में काफ़ी ज़्यादा त्रासदी झेली विश्व ने। तो ये हुआ कि इस तरह की जो घटना है वो दोबारा फ्यूचर में रिपीट ना हो, तो इसके लिए हमें सारे नेशंस को एक साथ आना होगा और पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, ताकि उनमें आपस में सामंजस्य बना रहे, दोस्ती बनी रहे। ठीक है, तो जो इसके लिए एक संस्था बनाई गई, लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, तो ये 1920 में करीब स्टार्ट हुआ था ये सारी चीज़ें। तो लीग ऑफ नेशंस जब बना तो उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। ठीक है, तो कुल मिला के ये मान लिया गया कि जो लीग ऑफ नेशंस है वो एक तरीके से फेल्योर है, वो अपना पर्पस फुलफिल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, तो बनने का फ़ायदा क्या हुआ? यानी कि कहीं ना कहीं आपकी कमी रही ना। अगर आप चाहते तो उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक सकते थे, बट आप नहीं रोक पाए, तो इसलिए लीग ऑफ नेशंस ख़त्म कर दिया गया। ये हुआ कि फिर अटलांटिक चार्टर आया। ठीक है, अब ये अटलांटिक चार्टर क्या था? ये 1941 1941 में साइन हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज थी, उन्होंने ये चार्टर साइन किया और उन्होंने ये फैसला लिया कि हम एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाएंगे जो कि लीग ऑफ नेशन से डिफरेंट होगी। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा बाइंडिंग होंगे, यानी कि ज़्यादा अथॉरिटी होगी उसके पास, ज़्यादा फोर्सफुली हम चीज़ें बाइंड करा पाएंगे। और सारे नेशंस को जोड़ेंगे। इसमें कुछ नेशंस नहीं होंगे। लीग ऑफ नेशंस में क्या था? कुछ नेशंस थे। इसमें था कि धीरे धीरे करके हम सारे नेशंस को जोड़ेंगे, सबके साथ सामंजस्य बैठाएंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग अंतर्राष्ट्रीय संस्था, एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ी। तो तब अटलांटिक चार्टर में ये बात हुई 1941 में कि हम एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बनाएंगे। ये बात हो गई। फिर 1942 में यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन आया, यानी कि डिक्लेयर कर दिया 1942 में ये बात डिक्लेयर कर दी गई कि यूनाइटेड नेशंस नाम से एक संस्था बनेगी। ठीक है, एक उसका डिक्लेरेशन आ गया। उसके बाद 2-3 साल तक सब लोग एकदम सो गए, किसी ने कुछ भी नहीं किया। फिर अगस्त 1944 यानी अगस्त 1944 में डम्बर्टन नाम की जगह पर डम्बर्टन ओक कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, अब ये जो डम्बर्टन ओक कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पर 4 नेशंस मिले। वो 4 नेशंस कौन कौन से थे? यूएसए, यूके, रशिया, चाइना। एंड यूएसएसआर मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यूएसएसआर और रशिया दोनों सेम चीज़ हैं। उस टाइम पे रशिया डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, यानी कि उस टाइम पे यूएसएसआर अलग नहीं हुआ था, कई भागों में विभाजित नहीं हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे यूएसएसआर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चारों कंट्रीज मिली डम्बर्टन ओक कॉन्फ्रेंस में और इन्होंने ये फैसला लिया कि अब हमें यूएन को फॉर्मलाइज करना चाहिए, यानी कि यूएन को एग्जिस्टेंस में लाना चाहिए। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, तब सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को नाम की जगह पर यूएन का चार्टर आया। चार्टर मतलब जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक तरीके से बिल, जैसे आप पार्लियामेंट में बिल पास कराते हो ना, तो वैसे यूएन का चार्टर आया। ठीक है, और वो चार्टर साइन कर दिया गया। कई सारी कंट्रीज ने मिलकर उस चार्टर को साइन किया। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। किस तारीख को साइन किया? 26 जून 1945, यानी 1945। तो कभी आपसे पूछा जाए यूएन कब स्टैब्लिश हुआ था, तो आप ये बताएंगे कि 26 जून 1945 को स्टैब्लिश हुआ था। कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो यूएन की स्थापना कहाँ हुई? यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ पर हुई? सैन फ्रांसिस्को में हुई, और 26 जून 1945 के दिन हुई। ठीक है, अब इसमें टोटल मेंबर्स पे आते हैं कि कितने मेंबर्स हैं। देखिए, करेंटली तो ना
इसमें 193 मेंबर हैं, 193, यानी आज की डेट में, आज 2022 की डेट में, ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने हैं यूएन के, संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 मेंबर हैं। लेकिन जब यूएन फॉर्म हुआ था तब कितने मेंबर्स थे, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो तब थे टोटल 51 स्टेट्स, यानी कि 51 रुपए का सगन चढ़ाते हैं ना आप लोग, बस वैसे ही याद रखिएगा कि 51 देशों को मिलाकर यूएन बना था। यानी कि जब यूएन फॉर्म हो रहा था एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन 51 स्टेट थे। तो ये जो 51 मेंबर्स थे ना, जब जो कि फॉर्मेशन के टाइम पे थे, यानी कि स्टार्टिंग से आप जुड़े हुए हो, ठीक है, तो उनको ओरिजिनल मेंबर बोला जाता है, यानी कि ये ओरिजिनल मेंबर माने जाते हैं। अच्छा, ये जो ओरिजिनल मेंबर्स है ना, इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इन ओरिजिनल मेंबर्स में जो सबसे लास्ट कंट्री थी, 51st कंट्री थी, वो कौन सी थी, तो दैट इज पोलैंड। यानी कि जो सबसे इन ओरिजिनल मेंबर्स में भी जो 51 स्टेट था, 51 नंबर पे जो स्टेट ज्वाइन हुआ वो था पोलैंड, ठीक है। अब बारी आती है, अब अच्छा आपको पता है ना कि कोई भी कानून, एक तो बिल पास होता है, ठीक है, तो कानून बन जाता है, जिस दिन बिल पास होता है उस दिन मान लिया जाता है कि ये कानून बन गया, लेकिन लागू होने की डेट हमेशा अलग होती है। ये आपने पढ़ा है ना, आप लॉ के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि एक दिन कानून बनता है और फिर उसके कुछ दिन बाद उसे लागू किया जाता है। तो ऐसे ही यूएन के लिए भी था। यूएन का जो चार्टर था वो तो 26 जून 1945 को, ठीक है, जो चार्टर था वो साइन कब हुआ, यानी यूएन का जो चार्टर था, यानी कि जो बिल था वो पास कब हुआ, वो हुआ 26 जून 1945 को, ठीक है, 1945। लेकिन ये लागू कब हुआ, यानी कि जो चार्टर था वो फोर्स में कब आया, व्हेन इट केम इनटू फोर्स, यानी कि ये इसका लागू, जो इसको लागू किया गया इस चार्टर को, वो कब से किया गया, तो वो किया गया 24 अक्टूबर से 1945 में। यानी कि 1945 में 26 जून के दिन तो ये आया, बना, इस दिन साइन हो गया, सब सारे मेंबर्स ने इसे पास कर दिया। 24 अक्टूबर को, 1945 वाले साल में ही 24 अक्टूबर की तारीख को चार्टर लागू किया गया, ठीक है। अब ये जो 24 अक्टूबर है, इसे हम यूएन डे के नाम से भी जानते हैं। तो कभी भी ना आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए कई बार होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है यूएन डे, अब वो 26 जून भी दे देगा आपको, 24 अक्टूबर भी दे देगा, तो नहीं, यूएन डे हम उस दिन बनाते हैं जिस दिन लागू हुआ चार्टर, ठीक है, उस दिन हम यूएन डे मनाते हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दिन है या फिर यूनाइटेड नेशंस का जो दिन है वो हम कब मनाते हैं, वो हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन कानून लागू हुआ था, यानी यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर था, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो लागू हुए थे। अब ये यूएन जो नाम है, यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम कहते हैं, ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ये भी काफी पूछा जाता है। यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन थे? ये यूएस के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने ये नाम दिया था, यूएन का जो नाम है यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ, ये दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ठीक है। टोटल मेंबर्स मैंने आपको बता ही दिए। अब आपको मैंने 51st मेंबर बताया ना, ओरिजिनल मेंबर्स में जो सबसे लास्ट था, लास्ट टू ज्वाइन कौन था? पोलैंड था। यानी सबसे लास्ट में किसने ज्वाइन किया? पोलैंड ने। ये तो ओरिजिनल मेंबर थे, जो 51 ओरिजिनल मेंबर थे। लेकिन अभी जो करंट 193 मेंबर हैं, इनमें सबसे लास्ट मेंबर कौन है? इसमें सबसे लास्ट मेंबर है हमारा साउथ सूडान, ठीक है। साउथ सूडान 2011 में आया। आपको याद होगा 2011 में सूडान 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था और साउथ सूडान को स्वतंत्रता मिली थी। तो उसी समय साउथ सूडान यूएन का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर बना था। तो लास्ट मेंबर कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ का? वो है साउथ सूडान, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल मेंबर्स में जो लास्ट मेंबर है वो है पोलैंड, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अच्छा, अब इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये भी काफी पूछा जाता है। तो देखिए, हेडक्वार्टर्स जो है इसका वो मैनहट्टन में है। मैनहट्टन आइलैंड है ये न्यूयॉर्क का, ठीक है। तो बेसिकली आपसे अगर मैनहट्टन ऑप्शन में दिया गया है तो आप मैनहट्टन चूज करेंगे, लेकिन अगर आपको न्यूयॉर्क ऑप्शन में दिया गया है तो आप न्यूयॉर्क चूज करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये है तो एनवाई में, न्यूयॉर्क को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ना एनवाई, तो ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। देखिए, पता है यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ऑल्दो भारत भी काफ़ी समय से प्रयासरत है कि हिंदी को भी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए, और लेकिन अभी तक हिंदी हो नहीं पाई है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी 6, वो कौन कौन सी हैं? देखिए, जो इसके परमानेंट मेंबर हैं उनकी पहले तो 4 लैंग्वेज तो उन्हीं की हो गई। फ्रांस है परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है, तो क्या हो गई? फ्रेंच हो गई, ठीक है। फिर चाइनीज हो गई, फिर यूके है और यूएस है, तो यूके यूएस में क्या चलती है? इंग्लिश चलती है, तो इंग्लिश हो गई, ठीक है। रशिया में रशियन चलती है, तो रशियन हो गई। 4 तो ये लैंग्वेज हो गई। इसके अलावा 2 लैंग्वेज जो हैं, इसके अलावा 2 लैंग्वेज जो और हैं वो हैं अरबिक एंड स्पेनिश, ठीक है। तो देखिए, एक तो फ्रेंच हो गई, चाइनीज हो गई, इंग्लिश हो गई, रशियन हो गई, ठीक है। ये तो वो लैंग्वेजेस हैं जो 5 परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके यहाँ बोली जाती है। और इसके अलावा आपको 2 लैंग्वेजेस और याद रखनी है, अरबिक एंड स्पेनिश। अच्छा, अरबिक जो है ना वो सबसे लास्ट में ऐड हुई है।
यानी कि 5 लैंग्वेजेस पहले से थी, फ्रेंच, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन और स्पेनिश, और अरेबिक जो थी वो उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में, आखिर में कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है, वो है अरेबिक। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट है, वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है यूएन की? ऑफिशियल लैंग्वेज तो 6 हैं, लेकिन जिनमें कार्य होता है, यानी कि ज़्यादातर कार्य यूएन का सिर्फ 2 लैंग्वेज में होता है, और वो है आपकी फ्रेंच एंड इंग्लिश। यानी कि फ्रांस और इंग्लिश जो है, फ्रांस की जो भाषा है फ्रेंच, और यूएस और यूके की जो भाषा है इंग्लिश, इसमें ही कार्य होता है। वर्किंग लैंग्वेज सिर्फ 2 हैं, फ्रेंच एंड इंग्लिश, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से, इसमें से सिलेक्ट करिए, कई बार ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको पता है कि फ्रेंच, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन, अरेबिक एंड स्पेनिश। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें से वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है, और मान लीजिए इन 6 का भी ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन में इन 6 के नाम लिखे हुए हैं और एक ऑप्शन में सिर्फ फ्रेंच और इंग्लिश का नाम लिखा हुआ है, तो हमेशा वर्किंग लैंग्वेज इस टर्म पर ध्यान रखिएगा कि कार्य प्रणाली की जो भाषा है, कार्य प्रणाली की जो भाषा है वो फ्रेंच और इंग्लिश है, आपको उस पर टिक करना है। अब हम आते हैं आर्टिकल्स पे। देखिए, आपको ना आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट मेन आर्टिकल आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको बहुत इजी वे में समझा दूंगी, इससे आपको याद भी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल में तो पर्पस है, ठीक है, आर्टिकल 1। अब जैसे सीधी सी बात है, कोई भी संस्था बनेगी तो उसका पर्पस डिसाइड होगा कि किस पर्पस से बनी है। तो आर्टिकल 1 में क्या है, पहले आर्टिकल में उसका पर्पस दे दिया है इन्होंने कि किस लिए बनी है, पीस कीपिंग के लिए बनी है, नेशंस में आपस में सामंजस्य बैठ सके, लड़ाई झगड़ा ना हो, इस तरह के है ना, कोऑपरेशन हो, एक दूसरे की मुसीबत के समय पे मदद करे। जैसे अभी कोविड के टाइम पे सारे नेशंस ने एक दूसरे की मदद की, इंडिया ने बाहर हेल्प पहुंचाई, तो इस तरह से ये उसका पर्पस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इसके प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है। तो 6-7 इसके प्रिंसिपल्स हैं जो कि आर्टिकल 2 में दिए हुए हैं। जैसे कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं ना, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वैसे प्रिंसिपल हैं यूएन के भी, कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिस पर वर्क करना होता है। यानी कि हर नेशन कोऑपरेट करेगा, ठीक है, कोई नेशन क्या कहते हैं यूएन का के रेगुलेशंस को तोड़ेगा नहीं, इस तरह से कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं यूएन के, और पीस किस तरीके से मेंटेन की जाएगी, इस तरह की सारी चीजें। तो ये आर्टिकल 2 में आपका दिया हुआ है, मूलभूत सिद्धांत, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में हो गया पर्पस, उद्देश्य, 2 में हो गया आपका मूलभूत सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 3 में। अभी मैंने आपको ओरिजिनल मेंबर्स के बारे में बताया था ना इसके पहले कि 50 यूएन में यूएन में कितने मेंबर्स हैं ओरिजिनल, 51 ओरिजिनल मेंबर्स हैं। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। अभी आपको क्लियर दिख रही होगी स्क्रीन। तो यूएन में कितने मेंबर्स हैं टोटल, 51 मेंबर्स हैं ओरिजिनल, ठीक है। टोटल तो 193 हैं, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल जो मेंबर्स हैं, ओरिजिनल यानी कि मूल जो मेंबर्स हैं वो हैं 51। तो ये जो 51 मेंबर्स हैं ना, इनके बारे में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल ये कहाँ दिए हुए हैं, ये आर्टिकल 3 में दिए हुए हैं। अब 51 मेंबर्स, जब ये तो तब था जब फॉर्म हो रहा था यूएन, ठीक है। तो अब आर्टिकल 4 में क्या दिया गया है, एडमिटेड मेंबर्स दिए गए हैं, यानी कि यूएन फॉर्म होने के बाद जो मेंबर्स इसमें ऐड हुए हैं उनको एडमिटेड मेंबर्स माना गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 4 में क्या दिया है, एडमिटेड मेंबर्स। तो 1 में पर्पस हो गया, 2 में प्रिंसिपल्स हो गए, 3 में ओरिजिनल मेंबर हो गए, और चौथे में जो मेंबर्स बनने के बाद ज्वाइन हुए, यानी कि जो मेंबर 1945 के बाद ज्वाइन हुए हैं वो मेंबर्स हो गए एडमिटेड मेंबर्स। अच्छा, अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ इसके बारे में, इससे आपको ओरिजिनल और एडमिटेड मेंबर्स याद करने, मतलब के बारे में याद करने में आसानी रहेगी। इंडिया जो है ना हमारा, वो है ओरिजिनल मेंबर, ठीक है। इंडिया ने 1945 में एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ही ज्वाइन कर लिया था यूएन को, लेकिन हमारा जो दुश्मन है पाकिस्तान, वो है एडमिटेड मेंबर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बाद में फॉर्म हुआ, उसके बाद उसको सदस्यता दी गई यूएन की, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान फॉर्म हुआ था, उसके बाद उसको सदस्यता मिली, इसलिए पाकिस्तान एडमिटेड मेंबर है, ठीक है। क्लियर है आपको? अब इसके बाद अब जब मेंबर्स हो गए तो मेंबर के सस्पेंशन और एक्सपेल्शन की भी बात आएगी, ठीक है, कि मेंबर्स, देखिए किसी भी संस्था के अगर आप मेंबर हैं तो आप कभी भी सस्पेंड किए जा सकते हैं या फिर आप उस संस्था से निकाले जा सकते हैं अगर आप कोई गड़बड़ी करते हैं। तो मान लीजिए कोई नेशन है, उसने ज़बरदस्ती का किसी दूसरे नेशन पे लड़ाई छेड़ दी या कुछ भी ऐसा, मतलब पीस डिस्टर्ब करने का कोई भी काम किया, तो जिसकी वजह से वो सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 5 में अब पहले तो सस्पेंड करेंगे ना, वैसा थोड़ी है कि पहले डायरेक्टली आप किसी को धक्के मार के निकाल दोगे, पहले उसे वार्निंग दोगे, मौका दोगे, तो पहले होता है सस्पेंशन। तो इसलिए पहले वाले आर्टिकल में, यानी कि आर्टिकल 5 में सस्पेंशन है और उसके बाद वाले आर्टिकल में 6 में एक्सपेल्शन है, यानी कि उसको निकाल देना, ठीक है, निष्कासित कर देना, ठीक है। तो आर्टिकल 5 में हो गया सस्पेंशन, यानी कि आप थोड़े समय के लिए उसकी मेंबरशिप स्थगित कर देते हो, और आर्टिकल 6 में हो गया एक्सपेल्शन, यानी कि आप उसको परमानेंटली निष्कासित कर देते हो। अब ये कौन करता है सस्पेंशन और एक्सपेल्शन? ये करती है जनरल असेंबली, यानी कि
जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है वो करती है। ये किसके रिकमेंडेशन पे, किसके कहने पे करती है? सिक्योरिटी काउंसिल के कहने पे। देखिए यूएन के ये दोनों प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली। तो जो जनरल असेंबली है वही किसी मेंबर को सस्पेंड कर सकती है और एक्सपेल कर सकती है, यानी निष्कासित कर सकती है और उसका मेंबरशिप का अस्थायी रूप से स्थगन कर सकती है। वो कौन करता है? जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। किसके कहने पर? सिक्योरिटी काउंसिल के कहने पर। ठीक है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके कहने पर ये करती है। अच्छा, आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देती हूँ यहाँ पे। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि क्या मेंबर्स खुद से विड्रॉल कर सकते हैं मेंबरशिप, तो नहीं, कभी भी मेंबर खुद से विड्रॉल नहीं कर सकते मेंबरशिप। ठीक है, खुद से विड्रॉल का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इन्होंने कि आप एक बार मेंबर बन गए तो आप मेंबर हो। अब ये नहीं है कि आपने आज बोला कि आज मैं मेंबर हूँ, अब कल से मैं इसको सदस्यता छोड़ता हूँ, अब मैं इसमें नहीं काम करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब प्रिंसिपल ऑर्गन्स मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है सुंदर सा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो जो जनरल असेंबली है, ठीक है, वो इसका परमानेंट मेंबर है, परमानेंट ऑर्गन है। सॉरी, 6 ऑर्गन होते हैं यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के, 6 अंग होते हैं जो कि स्थायी अंग होते हैं। स्थायी उसके जैसे ब्रांचेस जो होती है ना, जैसे एक संस्था है उसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, उसमें एक ब्रांच हमने इस काम के लिए डिसाइड कर दी, ये वाली ब्रांच जो है वो ये काम करेगी। ऐसे करके 6 ऑर्गन, जो 6 अंग हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो क्या कहते हैं, 6 हैं जो कि स्थायी अंग है, मेन प्रिंसिपल। ठीक है, मुख्य अंग है। उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं यूनाइटेड नेशंस की। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वो होती हैं जो कि मतलब कुछ ये सारे जितने भी अंग हैं ना, इनके अंडर की कुछ एजेंसीज होती हैं जो कि स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में अलग से मैं आपको क्लास में बताऊंगी, वो अलग वीडियो होगा। बट अभी हम लोग पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, कि ये जो है ये कौन से वो हैं, ये मतलब बेसिकली कौन से ये जो 6 अंग हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद तो अब जो ये जनरल असेंबली है बेसिकली, ये जो है आपके आर्टिकल 9 से, अब देखिए आपने 6 तक पढ़ लिया। अब बीच के जो आर्टिकल हैं इसमें मैं बता देती हूँ। जो 5-6 आपको आर्टिकल 6 तक पता चल गया। 7वें आर्टिकल में ये दिया गया है कि कौन कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, यानी कि ये जो 6 ऑर्गन्स के नाम है ना, वो 6ठे आर्टिकल में, 7वें आर्टिकल में दिए हुए हैं, आर्टिकल 7 में। यानी कि ये जो पूरा सॉरी, एक सेकेंड में जूम करती हूँ। हाँ, ये जो पूरा चार्ट है ना, ये जो मैंने आपके लिए बनाया है, 6 ऑर्गन्स जो हैं, ये दिए हुए हैं आर्टिकल 7 में। यानी कि ये जो हैं पूरे, ये आपके कवर होंगे आर्टिकल 7 में, इनके नाम वगैरह। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 7 आपका। अब आर्टिकल 8 में क्या? आर्टिकल 8 में ना जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। ऐसे ही फालतू सा आर्टिकल उन्होंने बीच में घुसेड़ दिया है। ठीक है, तो उसमें जेंडर इक्वालिटी की, मतलब आर्टिकल फालतू नहीं है, बेसिकली जेंडर इक्वालिटी बीच में अलग से घुसेड़ दिया है उसमें। ठीक है, तो इन्होंने उसमें बात कर दी है। तो ये हो गया आर्टिकल 8 आपका। ठीक है, ऐसा आपको कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 6 ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये जो इसमें जो सबसे मेन ऑर्गन है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, जिसे हम जनरल असेंबली कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये जो जनरल असेंबली है ये कहाँ, इसमें इसके बारे में किस आर्टिकल के बीच में दिया गया है? तो आर्टिकल 9 से लेकर 22 तक में इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, अब 8 तक आपने पढ़ लिया, फिर 9 से स्टार्ट हो जाता है, तो 9 से 22 तक में आपकी जनरल असेंबली दी हुई है। फिर सिक्योरिटी काउंसिल आती है, ये भी क्या कहते हैं, यूएन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो ये कहाँ से इसके बारे में कहाँ से कहाँ तक दिया गया? इसके बारे में दिया गया आर्टिकल 23 से शुरू होकर 32 तक। अब देखिए आपको कैसे याद करना है। 9 से तो आपको पता है कि 8 तक आपने पढ़ लिया, तो 9 से जनरल असेंबली स्टार्ट हो जाती है जो कि 22 तक दी हुई है। 22 के बाद क्या आता है? 23 आता है। तो 23 से सिक्योरिटी काउंसिल दी हुई है और खत्म कहाँ पर है? 23 को उल्टा कर दीजिए, 32 पे खत्म हो रही है। ठीक है, इसको जब आप उल्टा कर देंगे, 23 को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? 32 बनेगा। तो ये 32 पे खत्म हो रही है। तो 23 से 32 तक आपकी सिक्योरिटी काउंसिल हो गई। इसके बाद बीच में कुछ और आर्टिकल्स हैं, कुछ और चीज़ें दी गई हैं। फिर इसके बाद आपका आता है इकोसॉक। इकोसॉक इसको बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को बोलते हैं हम इकोसॉक। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का क्या काम होता है? ये इकोनॉमिक और सोशल उससे सोसाइटी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उन पे इसमें डिबेट वगैरह होती है, उस पर चर्चा होती है कि कैसे हम सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए या इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर सकते हैं। तो ये सब इकोसॉक वगैरह में डिस्कस होता है। तो ये है आर्टिकल 61 से 72 तक। ठीक है, आर्टिकल 61 से 72 तक क्या है? इकोसॉक है। उसके बाद आपकी आती है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये है आपका चौथा अंग यूएन का। इसको ये है 86 से 91 तक, यानी कि आर्टिकल 86 से 91 तक दिया हुआ है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको।
फिर आता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब देखिए ट्रस्टीशिप काउंसिल से फिर से क्रम से है, ठीक है, बीच में बस इकोसॉक ही है जो कि कुछ आर्टिकल्स का गैप आया है इकोसॉक और ट्रस्टीशिप काउंसिल में, यानी कि 32 तक तो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर 61 से स्टार्ट होता है आपका इकोसॉक, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और उसके बाद वो 72 तक जाता है, और उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल 86 से स्टार्ट होता है, 86 और 91 तक जाता है। फिर 92 से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपका कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जिसे हम कहते हैं, वो जो है आता है 92 से स्टार्ट हो जाता है और 96 तक है। इसके सिर्फ 4 ही आर्टिकल है, 92, 93, सॉरी 5, 92, 93, 94, 95, 96, तो ये 96 तक जाता है। और उसके बाद 96 के जस्ट बाद से यानी कि 97 से आपका सेक्रेटेरिएट शुरू हो जाता है। सेक्रेटेरिएट कुछ नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, यूएन को चलाएगा कौन, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होनी चाहिए, तो उसे हम सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, जो कि 101 तक जाता है, ठीक है, 101 पर ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, करंट भी इसमें, करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा इंक्लूडेड है, इसके बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए सेक्रेटेरिएट है यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, तो उसका एक हेड भी होगा, यूएन का एक हेड जिसको हम सेक्रेटरी जनरल के नाम से जानते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं इस हेड को, जो सेक्रेटेरिएट का भी हेड होता है और यूएन का भी हेड होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। ये जो सेक्रेटरी जनरल हैं इस समय करंट टाइम में, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं। एंटोनियो आप नाम याद रख सकते हैं, सोनिया गांधी का जो पुराना नाम है एंटोनियो माइनो, ठीक है, तो आप उससे याद कर सकते हैं कि एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं। और ये किस कंट्री से आते हैं, ये हैं पुर्तगाल से, ठीक है, ही इज़ पोर्टुगीज़, यानी कि वो पुर्तगीज नागरिक हैं या पुर्तगाल से आते हैं, पुर्तगाल देश से संबंध रखते हैं। ये पुर्तगाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और अब ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम जनरल असेंबली की। अब जो जनरल असेंबली है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, उसमें मैंने आपको बताया टोटल 193 मेंबर्स होते हैं, जितने मेंबर्स यूएन में होंगे उतने ही जनरल असेंबली में होंगे, यानी कि जो जनरल असेंबली है वो एक तरीके से सारे यूएन के मेंबर्स की कलेक्टिव बॉडी है, और यहाँ पर ये सारे मेंबर्स मिलते हैं, डिबेट करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो कितने मेंबर्स, 193 मेंबर्स टोटल। अब जो है जनरल असेंबली में कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर एक मेंबर का ना, यानी कि जितनी भी कंट्रीज हैं, 193 कंट्री हैं, तो हर कंट्री अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकती है, ठीक है, इसे ना हम मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिनी पार्लियामेंट किसे कहा जाता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ में मिनी पार्लियामेंट कौन कहलाता है, तो वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा होती है, जनरल असेंबली होती है, GA जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो है मिनी पार्लियामेंट, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अंग है, आर्टिकल 23 से स्टार्टिंग होती है और 32 पे ये खत्म होता है। तो इसमें ना 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के टाइम पे जो 4 मेंबर मिले थे ना डम्बरटन ओक कॉन्फ्रेंस में, वो 4 हैं, और उसके अलावा फ्रांस नहीं मिला था वहाँ पे, तो उसके अलावा फ्रांस है, यानी कि यूएस है आपका, चाइना है, यूके है और रशिया, ये 4 तो मिले थे स्टार्टिंग में ही, ठीक है। इसके बाद कौन नहीं मिला था वहाँ पे, फ्रांस नहीं मिला था, तो एक फ्रांस और इंक्लूड कर लीजिए, तो ये 5 मेंबर हो गए परमानेंट। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल में ना 10 मेंबर नॉन परमानेंट सिलेक्ट होते हैं। वो जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं बेसिकली हर 2 साल पे, उनका 2 साल पे सिलेक्ट होते हैं वो, और 2 साल तक उनका टेन्योर रहता है, ठीक है। और आपको अभी ये इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि इंडिया ना 8वीं बार 8th टाइम, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो इंडिया है वो 8th टाइम सिलेक्ट हुआ है, यूएन का मेंबर बना है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है, नॉन परमानेंट मेंबर। ऑल्दो इंडिया की दावेदारी है परमानेंट मेंबर के लिए भी, इंडिया काफ़ी टाइम से प्रयासरत है कि वो परमानेंट मेंबरशिप गेन करे। जस्ट अ सेकेंड। तो इंडिया की काफ़ी टाइम से दावेदारी है कि वो परमानेंट मेंबरशिप गेन करे, और मोदी जी इसके लिए काफ़ी प्रयासरत हैं। तो अभी फिलहाल के लिए 8th टाइम के लिए इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर सिलेक्ट किया गया है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का, और ये 2021 में बना था और 2023 तक रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इस साल फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ भारत के इतिहास में कि किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चेयर की है, यानी कि चेयर यानी कि क्या कह सकते हैं आप इसको हिंदी में, कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार इस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को
हेड किया है, या आप कह सकते हैं कि जो संबोधन होता है जो वो किया है, संबोधित किया है किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट टाइम, मतलब भारतीय प्राइम मिनिस्टर मुख्य तौर पे उस मीटिंग के चेयरपर्सन थे, ठीक है। उस मीटिंग को कंडक्ट किसने कराया, किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने कंडक्ट कराया है, फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है। इसके पहले भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब देखिए इस फैक्ट में ना एक ट्विस्ट है, ऐसा नहीं है कि इसके पहले भारत ने कभी मीटिंग चेयर नहीं की है, यानी कि भारत कभी मुख्य तौर पे या भारत कभी प्रेसिडेंट नहीं रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का। एक्चुअली ये कब हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2021 यानी अगस्त 2021 में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चेयर की थी, ठीक है। तो अगस्त 2021 में ना भारत सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट था, हर महीने एक कंट्री इसकी प्रेसिडेंट बनती है, तो भारत था अगस्त में इसका प्रेसिडेंट भारत था, ठीक है। तो इसके पहले भी भारत प्रेसिडेंट बना है, जब वो मेंबर रहा सिक्योरिटी, मैंने बताया ना 8वीं बार मेंबर बना है, तो इसके पहले जब वो 7 बार मेंबर रहा है तब भी भारत ने मीटिंग कंडक्ट कराई है, लेकिन तब किसी प्रधानमंत्री ने कंडक्ट कराई, या तो फॉरेन सेक्रेटरीज या किसी अदर मिनिस्टर ने कंडक्ट कराई है, ठीक है, या किसी राजदूत ने कराई है, लेकिन कभी प्रधानमंत्री ने नहीं कराई, प्रधानमंत्री ने चेयर नहीं किया, प्रधानमंत्री ने संबोधित नहीं किया इस तरीके से। तो ये जो है पहली बार नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत ही क्या कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मजबूती देने वाला एक कदम था। और ये जो मीटिंग थी, अगर आपसे पूछा जाए कि ये मीटिंग किस बारे में थी जिसको भारत ने चेयर किया, तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी, पीस कीपिंग और काउंटर टेररिज्म के लिए थी। मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा जो होती है, सामुद्रिक सुरक्षा से रिलेटेड, शांति स्थापना करने के लिए, और इसके अलावा जो आपका आतंकवाद है उसको काउंटर करने के लिए, उसके विरोध के लिए ये मीटिंग रखी गई थी, ठीक है। जिसको चेयर किया था पहले ऐसे भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने जिन्होंने चेयर किया वो है नरेंद्र मोदी। अब 2023 में भारत दिसंबर में फिर से हेड बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम भारत सिक्योरिटी काउंसिल का हेड कब बनेगा, दिसंबर 2023 में, जब इसकी सदस्यता एंड होगी तब भारत उस आखिरी महीने में फिर से भारत की बारी आएगी, वो हेड होगा। हर महीने मैंने बताया ना कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट कंट्री है वो चेंज होती है, तो 2023 अभी अगस्त में भारत बना था, अब 2023 में जब एंड होगी इसकी मेंबरशिप भारत की तब बनेगा। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट संस्था आती है, जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है वो है इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें ना टोटल में 54 मेंबर होते हैं, ठीक है। इस काउंसिल में 54 मेंबर होते हैं टोटल में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर ना 2 जगह पर है। देखिए बाकी तो यूएन का हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया न्यूयॉर्क में, तो यूएन के जितने बाकी ऑर्गन्स हैं उनका भी हेडक्वार्टर कहाँ होगा, ऑटोमेटिकली न्यूयॉर्क में होगा। लेकिन इकोसॉक जो है इसके 2 हेडक्वार्टर्स हैं, एक है न्यूयॉर्क में, दूसरा है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है, जिनेवा आपका है स्विट्जरलैंड, ओके। स्विट्जरलैंड आप सबने सुना होगा, बर्फ वाली जगह है, खूब अच्छी अच्छी वादियां हैं वहाँ पे, तो ये है स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसके बाद अब इसकी जो सिलेक्शन होता है इकोसॉक का वो कैसे होता है, इसमें ना 3 साल इनका जो टर्म होता है ना, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल का टर्म क्या है हर मेंबर के लिए 2 साल है, जो नॉन परमानेंट है। जो परमानेंट है वो तो हमेशा के लिए सिलेक्टेड है, तो जो टर्म है वो सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल का है, लेकिन जो इसका टर्म है वो है 3 साल का, 3 ईयर्स का टर्म है इकोसॉक का। और इसमें जो मेंबर्स हैं वो कैसे सिलेक्ट होते हैं, हर साल 18 मेंबर सिलेक्ट होते हैं। जैसे अपने राज्यसभा में होता है ना कि क्या कहते हैं, हर साल कुछ मेंबर्स रिटायर होते हैं और फिर कुछ मेंबर्स अगले 6 ईयर्स के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, तो हर 2 साल पे मेंबर्स रिटायर होते हैं। तो इसमें क्या है कि हर साल पे होता है कि हर साल 18 मेंबर चुने जाते हैं और वो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए हो जाते हैं। अब जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ठीक है, जो चौथा अंग है यूएन का, जो मैंने जिसके बारे में बताया, ये काउंसिल ना एक्चुअली सस्पेंड हो चुकी है। ये ऑन पेपर्स तो एग्जिस्ट करती है, बट ये 1994 में सस्पेंड हो गई थी क्योंकि इसका पर्पस पूरा हो गया था। इसका पर्पस क्या था कि जो कॉलोनीज पहले कॉलोनीज थी, हम भी ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुके हैं, ठीक है, जो देश आज़ाद नहीं थे बेसिकली, या जो एरिया जो टेरिटरीज आज़ाद नहीं थी और वो किसी दूसरे नेशन की कॉलोनी थी और वो आज़ाद होने के प्रोसेस में थी कि धीरे धीरे उनको आज़ादी मिल रही थी, तो वो ट्रस्टीशिप काउंसिल की देखरेख में आती थी, यानी कि उन पर ट्रस्टीशिप काउंसिल नजर रखता था ताकि उनके साथ कोई अन्याय ना हो। तो 1994 में जो आखिरी टेरिटरी थी वो आज़ाद हो गई, वो सॉवरेन अथॉरिटी उसको मिल गई, और तब 1994 में इस ट्रस्टीशिप काउंसिल को एंड कर दिया गया। मतलब ये ऑन पेपर्स तो है बट फंक्शनल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक यूएन का अंग है, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जिसे हम कहते हैं, सॉरी, तो क्या कहते हैं, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो बेसिकली हेडक्वार्टर्स जो है इसका वो आता है द हेग में, यानी कि नेदरलैंड्स में। द हेग नेदरलैंड्स करके जो जगह है वहाँ पर क्या कहते हैं इसका अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, द हेग,
ठीक है, ये हेडक्वार्टर्स बहुत पूछा जाता है। तो यानी कि बाकी सारी संस्थाओं का, जितने बाकी सारे अंग हैं उनका तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है, जनरल असेंबली का, सिक्योरिटी काउंसिल का, ट्रस्टीशिप काउंसिल का, और इकोसॉक का भी, इकोसॉक का लेकिन न्यूयॉर्क के अलावा जिनेवा में है। और इसके अलावा जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसका हेडक्वार्टर द हेग में है, नेदरलैंड्स में। अब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें होते हैं जी 15 मेंबर, यानी कि 15 जज होते हैं इसमें, ठीक है। और कोरम पूरा करने के लिए, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट बैठता कब है? जब वहां पर 9 जज हो, यानी कि 9 जज की एक बेंच बनती है, 9 जज होते हैं, तभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फंक्शनल होता है, ठीक है। और इनका टर्म क्या होता है? 9 जज का कोरम होता है और 9 साल का ही इनका टर्म होता है, यानी कि 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, एक जज 9 साल के लिए इलेक्ट होता है, और वो हमेशा री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल रहेगा। इस समय जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो हैं जॉन ई डोनग, ठीक है, जॉन ई डोनग, ये एक महिला है, और ये इस यूएस की हैं, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करती हैं ये इस समय प्रेसिडेंट हैं आईसीजे की, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की प्रेसिडेंट कौन है? जॉन ई डोनग। अब इसमें ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, वो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि इंडिया से, ठीक है, और ये भी इसीलिए चर्चा में था ज़्यादा कुछ टाइम पहले, मतलब 2018-19 के टाइम पे आपने सुना होगा कि भारतीय जज थे वो री इलेक्ट हुए थे, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, अब तक ना 4 भारतीय लोग हैं जो कि एज अ जज वहां पर जिन्होंने काम किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो पहला नाम है सर बेनेगल राव का, इन्होंने 1952-1953 के समय पे काम किया है। फिर नागेंद्र सिंह आते हैं, इन्होंने 1973 से 1988 तक काम किया है। उसके बाद रघुनंदन स्वरूप पाठक आते हैं, जिन्होंने 1989 से 1991 तक काम किया है, ठीक है। इनका कार्यकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो याद करने के लिए, मैंने जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पस लिख दिया था, बट नाम इंपॉर्टेंट है, बेनेगल राव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप पाठक। लेकिन जो चौथे जज हैं जो कि अभी रिसेंट में हैं, यानी आईसीजे में काम कर रहे हैं, कौन से ऐसे भारतीय जज हैं जो कि रिसेंट में अभी भी करेंटली आईसीजे में काम कर रहे हैं? वो हैं मिस्टर दलवीर भंडारी, जस्टिस दलवीर भंडारी, ठीक है। ये 2012 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सिलेक्ट हुए थे, और 2018 में ये दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं, तो अभी इनका कार्यकाल जारी है, ठीक है। वैसे तो 2021 में इनका कार्यकाल खत्म हो जाता, बट 2018 में ये री इलेक्ट हो गया, इसलिए 2000 मतलब इनका कार्यकाल अभी भी जारी है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो बेसिकली ये थी यूएन और यूएन के अंग, यानी कि ये थे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंग, जो इंपॉर्टेंट अंग थे, ठीक है। और इसके अलावा जो इससे रिलेटेड जो करंट इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि जो समसामयिक घटनाएं थी, वो भी मैंने आपको बता दी। सिक्योरिटी काउंसिल को नरेंद्र मोदी जी ने चेयर किया, ठीक है, दलवीर भंडारी इस समय जज हैं, ये सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको। एक छोटा सा जनरल ट्रिविया दे देती हूँ आपको, ठीक है, मतलब यानी कि एक छोटी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की साबित हो सकती है, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इससे अलग है, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी से रिलेटेड है, बट मैंने सोचा एक क्विक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आपके लिए। अभी ना 2020 में यूएन की एक संस्था को नोबेल पीस प्राइज मिला है, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज मिला है, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है, 2020 में मिला है नोबेल पीस प्राइज। तो ये जो है पीस प्राइज, ये किस संस्था को मिला है? ये बेसिकली मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करके एक संस्था है, उसको मिला है, ठीक है। और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किसके अंडर में आता है? ये आता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, यानी कि यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, वो क्या है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंडर में आता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस दुनिया की हंगर से लड़ने के लिए, और जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको बेसिकली खाना प्रोवाइड कराने के लिए, इसके लिए नोबेल पीस प्राइज मिला है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आगे जब मैं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कवर करूंगी तो उसमें दोबारा ये इन्फॉर्मेशन रिपीट करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और प्लीज़ अच्छे से इसको स्टडी करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।